अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट भी करें और इसका लिंक आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करिएगा। तो गाइस इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वहाँ पर भी अलर्ट्स मिल जाएंगे आपको, लेक्चर्स की वीडियोज़ भी वहाँ पर मिल जाएंगी। तो गाइस अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उस पर क्लिक करें सिंपली और उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लाइव वैसे ही लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास के लिए भी नीचे मैंने अपना सेल फोन नंबर दिया हुआ है, आप जस्ट उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करेंगे, कॉल नहीं करेंगे या व्हाट्सएप कॉल भी आप नहीं करेंगे, बिकॉज मैं बिज़ी होता हूँ तो फिर वो इतनी कॉल्स अटेंड नहीं हो पाती और डिस्टर्बेंस अलग से होती है। तो हाँ, आप व्हाट्सएप चैट ज़रूर कर सकते हैं, जब भी फ्री होता हूँ तो मैं रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। इसके अलावा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत अपने सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली चौधरी सुखाब अहमद वाली आईडी जिसका आपके डिस्प्ले पे भी आ रहा है, आप जो है ना उसमें मुझे फॉलोअर्स चाहिए, वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो गाइस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा गाइस, अब हम लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री पार्ट 1 है। इसके अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ बेसिकली स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन अभी मैं कुछ थोड़ा सा रिव्यू दूंगा पिछले टॉपिक का भी और उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है वो भी मैं आपको शो करवाऊंगा, वो देख लें ज़रा। चैप्टर 7 है, थर्मोकेमिस्ट्री है। गाइस बेसिकली इसकी जो स्टार्ट पे डेफिनेशन है थर्मोकेमिस्ट्री, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हुए हैं, डेफिनेशन आपके सामने है। अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो वो ये इसको देख सकता है, डेफिनेशन नोट कर ले। तो उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, ये भी देख लें। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स है, इसकी भी ये डेफिनेशन जस्ट देख लें। अच्छा जी, हीट ऑफ रिएक्शन है, इसको भी छोड़ें, ये बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। हाँ, ये चीज़ जो है ये पिछले लेक्चर में से है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। गाइस इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंटली भी पूछा जा सकता है। डिफरेंटली ऐसे पूछा जा सकता है जी, कंपेयर द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के दौरान में हीट में जो चेंजेस आती हैं वो क्या होती हैं। तो ये वाला जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देख लें लाहौर बोर्ड में कितनी दफ़ा रिपीटेड है, ये कल भी बता दिया था। गाइस इसका आंसर ये आपके सामने है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इसकी सारी की सारी ये कंपैरिजन है। इसमें एटलीस्ट कम से कम 4 पॉइंट्स आपने करने हैं, जो 4 पॉइंट्स मैंने कल बता दिए थे। अच्छा, तो गाइस अब इसमें पहला और तीसरा क्वेश्चन जो है, ये पहला और तीसरा पॉइंट कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इसको स्किप करके बाकी के 5 ज़रूर करिएगा। उन पाँचों में से अगर 4 मिनिमम जो भी याद रह जाएं वो आपने लिख देने हैं। अच्छा गाइस, अब हम इसे आगे चलते हैं। मैंने आपको इसकी रेलेवेंट एक डॉक्यूमेंट्री दिखानी थी, तो लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट डॉक्यूमेंट्री, ताकि आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के दरमियान में जो डिफरेंस है वो बड़ी अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाए। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस डॉक्यूमेंट्री। हम ये देखते हैं, ठहर से मैं ज़रा सा वॉल्यूम बढ़ा दूँ इसका सिस्टम का। तो गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखें जी, स्क्रीन बड़ी करते हैं। In this video, we are going to look at exothermic and endothermic reactions. So what are they? How are they different? What about their energy levels? In the next couple of minutes, you'll know everything you need to get started. An exothermic reaction gives off energy to the surroundings. ये देखें, आग की एग्जांपल दिया उसने, जैसा कि आग जलती है तो सराउंडिंग्स में एनर्जी देती है। This fire giving off heat. Whereas an endothermic reaction takes in energy from its surroundings. देखें, बर्फ़ का पिघलना, जब बर्फ़ पिघलती है तो बेसिकली उसके अराउंड हीट होती है, वो अपने इर्द गिर्द में से हीट एब्जॉर्ब करती है और लिक्विफाई हो जाती है, पानी बन के जो है ना बहना शुरू कर देती है। Just remember, exo means external, so giving out, and endo means internal, so taking in. Let's start by having a quick look. Because exothermic reactions transfer energy to the surroundings, and this energy is usually heat energy, they cause the surroundings to heat up, just like a bonfire, keeping everyone warm. बिल्कुल, इसमें देखें ना, उसने बताया है कि जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिस्टम से बाहर एनर्जी हीट में सराउंडिंग में देते हैं। तो जैसा कि बॉनफायर में जब हम आग जलाते हैं तो उसके अराउंड बैठते हैं तो हमें हीटिंग फील होती है। Examples of exothermic reactions are the neutralization reactions between acids and alkalis.
एसिड्स एंड अल्कलीज जब भी हम मिक्स करेंगे उनके नतीजे में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जिस बर्तन में ये रिएक्शन करवाते हैं वो गर्म हो जाता है। The reactions between water and calcium oxide and respiration. वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड, गाइस ये रिएक्शन जो है आपने देखा हुआ है, अभी तो नहीं, पहले पुराने वक्तों में, अभी तो डिस्टेंपर वगैरह दीवारों पे किए जाते हैं। बाजार से कली लेके आते थे हम, उसमें जब पानी डालते थे तो इतनी गर्म होती थी कि वो बॉयल होना शुरू हो जाती थी, कली जो होती थी, वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो था ना, उसको दीवारों पे लगाने से पहले पानी फेंकते थे और वो ऐसे होते थे जैसे नीचे आग जल रही है, तो इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती थी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आती है। देन रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन फिनोमेना देख लें। रेस्पायरेशन फिनोमेना में भी बेसिकली होता यही है कि एक्चुअली हीट रिलीज होती है हमारे बॉडी से। आप ऑब्जर्व ऐसे कर सकते हैं कि जब आप बॉडी से सांस बाहर निकालते हैं तो आपकी सांस गर्म होती है। It is easy to detect exothermic reactions. Just get your thermometer and see if the temperature increases. हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को पहचान सकते हैं कि जब थर्मोमीटर लगाते हैं तो हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। Watch the hydrochloric acid and sodium hydroxide solution being mixed and see how the thermometer increases. ये देखें, रेड लाइन जो है थर्मोमीटर के अंदर ना, वो इंक्रीज हो गई, ऊपर की तरफ चलेगी। Most chemical reactions are exothermic because heat is given out. Physical processes can also be endothermic or exothermic. When something freezes, it goes from liquid to solid. Bonds need to be made for this to happen. And to make जब कोई चीज़ लिक्विड मतलब पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर सॉलिड में कन्वर्ट होती है, इसका मतलब हम उसको ठंडा कर रहे हैं। ठंडा कर रहे हैं मतलब उसमें से हीट निकाल रहे हैं, उसमें से हीट निकल रही है, दैट मीन्स कि ये एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। bonds, you need to do some work. Thus energy is given out and freezing is exothermic. जी, फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक है। ये बातें एमसीक्यू में आ जाती हैं, आपने ध्यान से देखनी है। Similarly, when condensation happens, because a gas is going to liquid, again bonds need to be made. बिल्कुल, जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तब भी हम उसको ठंडा करते हैं। हीट जो होती है इसमें बेसिकली हम निकाल लेते हैं, और गैस में से हीट निकाल लेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में से हीट निकालेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि उसमें से हीट रिमूव करवा रहे हैं हम। And so energy is given out. So freezing and condensation are both exothermic. Because in exothermic reactions, energy is given. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, तो प्रोडक्ट्स बनते बनते जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो लो एनर्जी पे चली जाती हैं। तो मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पर देखें, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं स्टार्ट की, लेट्स हैव अ लुक हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स हैं। जब रिएक्शन शुरू हुआ, सिस्टम की एनर्जी एक दफ़ा बढ़ गई, लेकिन फिर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पर आकर ये बन गई हुई हैं प्रोडक्ट्स इस जगह पे। तो प्रोडक्ट्स लो एनर्जी पे हैं सिस्टम रिएक्टेंट्स की निस्बत। तो इसका मतलब है इसमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट्स की निस्बत। तो आगे चलते हैं। Out to the surroundings. This means that energy of the reactants is higher, and the energy of the products, hence the energy curve for the exothermic reactions, will look like this. जी बिल्कुल। अब Now let's have a look. यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आया था, वो आगे चल के पता चलेगा आपको, इधर ज़रूरत नहीं है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, बर्फ़ का पिघलना। Again, as with exothermic reactions, the energy being transferred is usually heat. So in endothermic reactions, the surroundings usually get colder. Again, we can इसमें देखें, इसमें हीट जो है वो डिक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। detect endothermic reactions with a thermometer because the temperature would. ये रेड लाइन में देखें, ये टेम्परेचर डाउन हो गया। Some examples of endothermic reactions are electrolysis, the reaction between sodium carbonate and ethanoic acid, and photosynthesis. देखें, ये तीन जो हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। अब ये नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपने खुद देखनी है कि ये एग्जांपल्स कैसे हैं। Endothermic reactions can also be seen in physical processes. When अब something melts, बच्चों, इस it वीडियो goes का from जो solid लिंक to है liquid. मैं आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आपने जो है ये वीडियो देख लेनी है, आपने ये वीडियो देख लेनी है। ये मैंने आपके ग्रुप में इसका लिंक जो है वो सेंड कर दिया। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है अब इससे आगे, मतलब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन से आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आपका था, दैट इज स्पॉन्टेनियस। बच्चों, स्पॉन्टेनियस जो लफ्ज़ होता है इसका मतलब है बाई इटसेल्फ, या खुद ब खुद। कोई भी ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाता है उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। द वर्ड स्पॉन्टेनियस मीन्स बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद होने वाला। तो ऐसे रिएक्शंस
जो खुद ब खुद हो जाते हैं उनको प्रोसीड करने के लिए किसी एक्सटर्नल एनर्जी, सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, कि हमारी बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। द प्रोसेसेस विच टेक प्लेस ऑन देयर ओन एंड डू नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब बच्चों सीधे अल्फाज में हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाते हैं। कंप्लीट आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, इनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो बच्चों ये डेफिनेशन आप इधर से ही कर लें, बुक में थोड़ी टफ लिखी हुई है, तो ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड है, आपने यही लेक्चर प्रिपेयर कर लेना है। मैं आफ्टर द लेक्चर आपको ये नोट्स भी सेंड कर दूंगा, कल कंप्लीट नहीं थे इसलिए मैंने आपको सेंड नहीं किए, आज ये मैं सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, तो आप इसी से करेंगे, आपने इसको बुक से नहीं करना। ये पूरा टॉपिक आप इधर से करेंगे, ये आपका बोर्ड के लेवल के डाटा भी क्लियर करेगा और आगे कल को MD कैट और ECAT का डाटा भी क्लियर करेगा। इससे अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो देखें इसकी एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद। देखें हमारी लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो खुद ब खुद हो रहे हैं, जैसा हमारा ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है, आंखों का पलकें झपकना जो है वो हम नहीं रोक सकते ना। हार्ट बीट है वो भी स्पॉन्टेनियस है, हमारा ग्रोथ है वो भी स्पॉन्टेनियस है, हम सोए भी होते हैं तो हमारी ग्रोथ हो रही होती है बेसिकली। रेस्पायरेशन जो है वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ये ऐसे प्रोसेसेस हैं हमारी डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, तो क्लास अब इसमें देख लें, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 सबसे पहली एग्जाम्पल है जी, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ खुद ब खुद आता है। तो जब हमने मतलब ऊपर टैंकी से पानी नीचे खुद आता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना हो, मतलब लाइट ऑफ हो तो मोटर ना चले तो हम टैंकी नहीं भर सकते, तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। दूसरी एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, मतलब जब हीट ट्रांसफ़र होती है गर्म से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ तो खुद ब खुद होती है। इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप शदीद सर्दी में बाइक चला के आते हैं तो आपके हाथ ठंडे होते हैं, तो आप अपने हाथ बाजुओं के नीचे दबा लेते हैं, अपनी रिब्स के साथ अटैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी में से, रिब्स में से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है आपके ठंडे हाथों में, और तब तक ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। तो गाइस उसके बाद तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये एग्जांपल आपने ज़रूर कोड करनी है अगर शॉर्ट में आता है, इसीलिए इसको मैं यूं सर्कल में लगा रहा हूँ, ये ज़रूर कोड करनी है। शॉर्ट में आता तो एटलीस्ट एक एग्जांपल देनी है जो कि न्यूट्रलाइजेशन वाली है। उसके अलावा व्हेन अ पीस ऑफ जिंक, जिंक बिल्कुल गाइस लोहे के जैसी एक मेटल होती है, छोटे छोटे जिंक के पीसेज लें, उनको आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दें तो जिंक सल्फेट बन के नीचे बैठ जाएगा। सॉरी जिंक, हाँ बिल्कुल सही है, जिंक सल्फेट बन के नीचे बैठ जाएगा और जो है कॉपर जो है वो सोल्यूशन में रह जाता है, और जो ब्लू सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का वो ब्राउन हो जाता है। तो गाइस ये इसकी एग्जांपल्स हैं, आपने इसमें से अगर शॉर्ट में आए तो सिर्फ ये तीसरी एग्जांपल करनी न्यूट्रलाइजेशन वाली, लॉन्ग में आए तो आपने चारों करनी, वैसे ये लॉन्ग में आज तक आया नहीं है कभी। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ वाली जो बात है ये MCQ है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, ये MCQ है प्रॉपर्टीज़ वाली बात, इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। अच्छा, तो इसकी प्रॉपर्टी देख लें, दीज रिएक्शंस आर मोस्टली, यहाँ पर मोस्टली का वर्ड लिखा गया, ये बात जो लिखी है ये 100% सच नहीं होती, लेकिन हम कह सकते हैं कि मोर देन 90% ऐसा ही होता है। पहला है यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस, दूसरा है रियल और नेचुरल प्रोसेसेस। यूनिडायरेक्शनल होता है ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, कभी भी रिवर्स में नहीं आते। रियल और नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, मतलब ये कुदरती तौर पे होने वाले प्रोसेसेस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ज़्यादातर केसेस में ये हीट रिलीज करते हैं। तो गाइज इनको लेकर MCQ बनता है और इंपॉर्टेंट MCQ, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। देन बात आ जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हम पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को याद करना आसान हो जाता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते, इनके प्रोसीड करने के लिए हमेशा एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है। द रिएक्शन, द प्रोसेसेस विच डू नॉट टेक प्लेस ऑन देयर ओन and always require an external assistance to complete are called non-spontaneous reactions। ऐसे रिएक्शन जिन्हें प्रोसीड करने के लिए हमेशा एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है उनको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो गाइज अब देखें, इसमें भी एग्जांपल्स हैं, काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, तो इनमें से जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है वो आप देख लें। इसमें वेरी फर्स्ट एग्जांपल है कि लेट मी शो यू, पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल, मोटर पंप के जरिए हम पानी ऊपर की तरफ टैंकी में लेके जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ कोल्डनेस
फ्रॉम इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हॉट सराउंडिंग्स। अच्छा, बुक में ना यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ कोल्डनेस की बजाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट लिखा हुआ है, तो ये गलत चीज़ है। फ्रिज से कूलिंग बाहर आती है, तो फ्रिज में से हीट बाहर नहीं आती। अच्छा, इसके अंदर जो फोर्थ एग्जांपल है, मतलब थर्ड एग्जांपल है, वो आपने लाजमी इसमें मेंशन करनी है, तो इसीलिए मैं उसको ये बड़े सर्कल में एनक्लोज कर रहा हूँ। तो ये वाली एग्जांपल आपने ज़रूर मेंशन करनी है कि देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा में प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन जो होती है वो 21% 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, लेकिन ये कभी भी आपस में रिएक्शन करके NO नहीं प्रोड्यूस करती। हाँ, इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड एट मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो इनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं करती। तो अगर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इन शॉर्ट, आप याद रखें कि ऐसे रिएक्शन जिनको हम जब तक एनर्जी देते रहें तब तक चलते रहते हैं, जैसे ही एनर्जी ख़त्म करें ये रिएक्शन भी स्टॉप कर जाते हैं, ये रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। लाइक हम पंखा चलाते हैं तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है तब तक चलता रहता है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती तो फिर वो नहीं चलता। तो अब उससे आगे चलते हैं गाइस। प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस प्रॉपर्टीज़ के रिवर्स होनी है। तो हमने पढ़ा था कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बेसिकली रिवर्सिबल होंगे, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर केसेस में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेचर में खुद ब खुद होते हैं। ये रिएक्शंस नेचर में खुद ब खुद नहीं होते, ये हमें करवाने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। तो ये क्यों ऐसा होता है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में थ्रू अ ग्राफ। अच्छा, उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ये ज़्यादातर केसेस में, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है और इनको भी हम कहेंगे कि यहाँ से भी MCQ पूछा जा सकता है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अच्छा जी, अच्छा अब देखें इससे नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। लो जी, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं इनका ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए फिर आपने कैसे लिखना है, तो फिर देख लें ये टेबल है, इस टेबल में से आप देख लें, आप इसकी अब इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ने वाला, डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज़ को एक लाइन में लिख दें और उसके बाद जो है ये एक एक एग्जांपल लिख दें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को पॉज करके या आप नोट कर लें और आपने इसको इधर से करना, मैं डिटेल सारी बता चुका हुआ हूँ। तो चलें, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के साथ रेलेवेंट भी एक डॉक्यूमेंट्री है, वो भी हम देख लेते हैं। तो लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री की डिटेल मैंने आपको ज़्यादा नहीं बतानी, मैं थोड़ा उसको स्पीड में, इसकी स्पीड 1.5 पे कर देता हूँ प्लेबैक स्पीड, ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारा लेक्चर टाइमली ओवर हो जाए। फिर डिस्कस करने वाली बातें रह जाती हैं, ये आप देखें ज़रा। And non-spontaneous processes. You all must have seen water moving downhill always. वाटर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, But no one of you can ever see the uphill movement of natural water. नेचुरल वाटर को हम ऊपर जाते हुए खुद ब खुद नहीं देखते। Similarly, when a metal rod is heated at one end, heat gets transferred to its other end and it becomes uniformly heated. However, जी बिल्कुल, किसी भी मेटल को एक साइड से हीट करें तो उसकी हीट दूसरी तरफ खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाती है। uniformly heated metal rod cannot become hotter at one end and colder at the other end. Processes like downhill movement of water and heat transfer from hot area to cold area are categorized as spontaneous processes. Spontaneous processes are the processes which have a natural urge to take place, and when started, they continue to happen without any assistance from the surroundings. Likewise, chemical reactions can also be spontaneous or non-spontaneous. बिल्कुल, केमिकल रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, देखें कैसे। Let's consider a few spontaneous and non-spontaneous reactions. An example of spontaneous reaction is the combination of nitric oxide and oxygen to form nitrogen dioxide. This reaction begins without any initiation and proceeds continuously till both the reactants are available. However, there are certain reactions which require some external initiation to begin, but once started, they proceed till the end on their own. Such reactions are also categorized as spontaneous reactions. अच्छा गाइज, ये बात हम ना भी करने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे स्पॉन्टेनियस होते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते, उनको प्रोसीड करवाने के लिए हमेशा हमें एक्सटर्नल असिस्टेंस देना पड़ती है, ऐसे होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन बीच में कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको एक दफ़ा स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक दफ़ा वो स्टार्ट हो जाए फिर वो खुद ब खुद ही होते जाते हैं, जैसा कि बर्निंग ऑफ कोल है, कैंडल है, हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में आते हैं, ये भी देख लें।
One example of such spontaneous reaction is the burning of coal or carbon in oxygen. It proceeds continuously till the burning of available coal is over. So far, you have seen the examples of spontaneous chemical reactions. Let's now consider an अब हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखते हैं। example of non-spontaneous reaction. The electrolytic decomposition of water to form hydrogen and oxygen. This reaction takes place as long as electrical energy is supplied externally to water. देखिए कहता है ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी देना बंद करेंगे ये रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। Once the supply of electrical energy is stopped, the reaction also stops immediately. In this module you have learned spontaneous. अब ये इसको समराइज करेगा। ये मैं आपको नहीं दिखा रहा, सिंपली मैं इसका लिंक कॉपी करके ये लिंक मैं आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। आप इसको खुद ही वॉच कर लेंगे बाद में आफ्टर द लेक्चर। अच्छा, तो क्लास हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, हम चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का डिफरेंस, इसके अलावा इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और फिर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। एक ये क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि देखें ये बोर्ड में कितनी दफ़ा रिपीटेड है। लाहौर बोर्ड में ये देखें कितनी दफ़ा रिपीटेड है। पहले लाहौर बोर्ड 2009 में, फिर 15 ग्रुप 2 में, फिर 18 ग्रुप 2 में, फिर 19 ग्रुप 2 में, फिर ग्रुप 1 में भी आया। और अब जो है मैंने इस दफ़ा नोट्स रिवाइज़ नहीं किए, नहीं तो इस साल का भी पता चल जाता। आई थिंक ये इस साल में भी आया हुआ है। अच्छा, तो गाइस क्वेश्चन जो है वो बेसिकली है कि बर्निंग ऑफ कोल। अब इसमें 3 वर्ड हैं, एक तो है कोल, कोयला मतलब, एक है कैंडल, मोमबत्ती का जलना, और एक है हाइड्रोकार्बन लाइक स्वीट गैस। कहता है इनका जलना जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इस बात को साबित करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लेट्स हैव अ लुक ओवर द आंसर। देखें ये इसका आंसर है। बहुत ये आपने इसी तरह से कॉपी कर लेना है। बुक में जो है ना वो क्लियर नहीं लिखा हुआ, या बुक में जो लिखा है उसमें मार्क्स बहुत थोड़े मिलेंगे आपको। तो गाइस द रिएक्शन विच रिक्वायर एन एक्सटर्नल एड टू इनिशिएट, बट आफ्टर इनिशिएटिंग वंस दे गो ऑन प्रोसीडिंग ऑन देयर ओन कॉस्ट। एक ऐसा रिएक्शन जिसको स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत हो, लेकिन एक दफ़ा उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाए खुद, फिर वो उसके बाद खुद ही अपनी कॉस्ट पे चलते चले जाते हैं। उनको स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। बर्निंग ऑफ कोल और कैंडल आल्सो शोज सच अ टाइप ऑफ बिहेवियर। तो कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना, हाइड्रोकार्बन्स का जलना भी ऐसा बिहेवियर शो करता है। तो बर्निंग ऑफ कोल और कैंडल रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल असिस्टेंस टू स्टार्ट। इनको स्टार्ट होने के लिए एक एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है रिक्वायर्ड, लेकिन आफ्टर दैट इसके बाद इट कैचेज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इटसेल्फ। ये हवा में से ऑक्सीजन खुद ब खुद कैच करता है एंड देन गोज ऑन बर्निंग, फिर ये बर्न करता चला जाता है। सो बर्निंग ऑफ कोल और कैंडल इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कोल और कैंडल का जलना एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। चलें जी, मैं इसके ऊपर मार्क भी कर देता हूँ। दिस इज़ मच इम्पोर्टेंट। ये देखें IMP। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है पेपर में आने का, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज करना है। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कहता है कि हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सारे के सारे एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ऐसा इस बात को जस्टिफाई करें। बच्चों जस्टिफाई का मतलब होता है इस बात के हक में दलाइल दें। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बोर्ड में। तो देखें इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। इट इज़ अवर कॉमन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखें हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। इट इज़ अवर कॉमन एक्सपीरियंस shows that spontaneous reactions proceed with a decrease in energy। मतलब एनर्जी डिक्रीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। we might expect, फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं, therefore कि that a chemical reaction would proceed spontaneously, कि chemical reaction spontaneously proceed करेगा if the reaction system decrease in energy by transferring heat to its surroundings। कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा, सिस्टम से सराउंडिंग्स में ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से वो डिक्रीज इन एनर्जी के साथ प्रोसीड करेगा।
In other words, we might expect all exothermic reactions to be spontaneous. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं. दिस इज यूजुअली ट्रू बट नॉट ऑलवेज. कहते हैं ये बात हमेशा सच होती है लेकिन कभी कभी सच होती है लेकिन हमेशा ये बात सच नहीं हो सकती. Therefore, there are many endothermic changes that proceed. तो काफ़ी सारी एंडोथर्मिक चेंजेस हैं जो कि स्पॉन्टेनियसली होते हैं. हमने तो कहा ना कि एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो स्पॉन्टेनियस भी हैं और एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी करती हैं. जैसा कि H2O लिक्विड से गैस में मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होते 44 किलो जॉल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है. ये खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है. NH4Cl को पानी में हल करें तो NH4Cl एक्वस बन जाता है और वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. ये दोनों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हैं और एंडोथर्मिक भी हैं. तो गाइस ये फिर कहना ज़रूरी सही नहीं है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं सारे के सारे एक्सोथर्मिक होते हैं. तो गाइस दैट्स इट. हम आज का अपना लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं. तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करना जो है उसको भी स्टॉप करता हूँ. और वेट अ सेकेंड. अच्छा गाइस, तो अब तो गाइस हम आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं. कल मिलते हैं सराउंडिंग और इंटरनल वगैरह इन टॉपिक के साथ. तो साथ साथ तो गाइस वेरी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस क्लिक कर दें. वीडियो को सभी लाइक करेंगे और इसका लिंक जहाँ शेयर करें अच्छे वाला कमेंट भी ज़रूर करिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन टैग चक्कर ज़रूर लगाइएगा. बाकी अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.